अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तहरीक इंसाफ के 34 अरकान के इस्तीफ़े जो हैं यकदम मंजूर कर लिए और इलेक्शन कमीशन ने अरकान को डी नोटिफाई भी कर दिया है। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ ने अप्रैल 2022 में मजमूई तौर पर अपने इस्तीफ़े जमा कराए थे, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली का इसरार था कि अरकान ज़ाती हैसियत में उनके सामने पेश हों और उन इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। आज जो यकदम 35 इस्तीफ़े मंजूर किए गए, इसमें तहरीक इंसाफ की तकरीबन तमाम क़यादत जो है वो मौजूद है। इनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, शहरयार अफरीदी, असद कैसर, कासिम सूरी और फवाद चौधरी भी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के 34 अरकान के अलावा जो है शेख रशीद का इस्तीफ़ा भी मंजूर हो गया है। पंजाब असम्बली तो तहलील हो चुकी है नाजरीन, और निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत जारी है और अन करीब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो जाएगी। अब हुकूमत को पंजाब के 297 और खैबर पख्तूनख्वा के 115 हलकों में इंतखाबात करवाने होंगे। कौमी असम्बली की 35 नशिस्तों पर भी इंतखाबात करवाने होंगे। 447 हलकों में तकरीबन इंतखाबात करवाने होंगे। और क्या ये मुमकिन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हुकूमत के पास अब कोई चॉइस नहीं रही कि वो आम इंतखाबात का ऐलान करे, या कि तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में इत्तेहादी हुकूमत के लिए ख़तरा जो है फ़िलहाल टल गया है? इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हमने दावत दी है अज़मा बुखारी साहिबा को, जो नून लीग पंजाब की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तहरीक इंसाफ की मेंबर कौमी असम्बली जो हैं और अभी तक है मेंबर, इनको डी नोटिफाई नहीं किया गया, इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। अंदलीप अब्बास साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब हैं, जो पिलडैट के सदर हैं। और सबसे पहले अगर आप सबकी इजाज़त हो तो अहमद बिलाल साहब, आपसे मैं पूछूंगी, चूँकि आप तो इलेक्शंस की मॉनिटरिंग करते हैं, कभी हमने पहले ये देखा ही नहीं कि जी 2 सूबों की जो इंतखाबात हैं वो काफ़ी महीनों से पहले होंगे, फिर आम इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे, और अब तो ये हो गया है कि 35 हल्के नेशनल असम्बली के ऊपर भी जो है इंतखाबात होंगे। तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर ये तो मिनी जनरल इलेक्शन हो जाएगा। फिर जो आम इंतखाबात होंगे उनकी क्या हैसियत रहेगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि ये पाकिस्तान में ये पहली बार होने जा रहा है कि हमारी कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बाद में होंगे और पहले 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाएंगे। अब तक तो ये सारे एक ही वक्त पे होते रहे हैं। 2-3 दिन का वक्फा हुआ करता था, लेकिन वो भी इकट्ठा ही इलेक्शन शेड्यूल होता था, तो उसको भी शुमार यही करना चाहिए कि बैक वक्त होते थे। तो इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि आजकल माली तौर पे हम बहुत कमज़ोर हैं, तो इस मौके पे एक एक पैसे का ख्याल रखना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो इलेक्शन कमीशन के तखमीने के मुताबिक 15 से 20 बिलियन रुपए का कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा अगर 2 किस्तों में ये करेंगे। 15 से 20 बिलियन, जी हाँ। वो कोई 47 बिलियन के रुपए तो उन्होंने मांगे थे बैक वक्त खर्च करने के लिए, अगर इलेक्शन एक ही वक्त में होता, लेकिन अब 2 किस्तों में होगा तो शायद 15 से 20 बिलियन एक्स्ट्रा और भी चाहिए होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा, बहुत बड़ा वजन होगा हमारे एक्सचेकर के ऊपर जी। और दूसरी बात ये भी होगी कि बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी पैदा हो जाएंगे। जैसे हमारे स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में केयर टेकर गवर्नमेंट्स का एक मकाम है। दुनिया के अक्सर मुल्कों में अब नहीं है, शायद कहीं भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जी। कि इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है जी। तो अब अगर सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पे तो केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी, लेकिन वफाकी हुकूमत में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी आबोताब के साथ मौजूद होगी और वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी सूबाई असम्बलियों के अंदर के इंतखाबात के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब आम इंतखाबात होंगे तो प्रोविंशियल हुकूमत जो है वो अपने ठीक है। तो वाकई में आपने जो नक्शा खींचा है वो पहले कभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा हुआ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।
अज़मा बुखारी साहिबा, कल राना सनाउल्लाह क्या कह रहे थे, ज़रा आपको सुनाते हैं, फिर आपसे उसके ऊपर रिएक्शन लेते हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब कुछ मुख्तलिफ कह रहे थे और आज कुछ और हो गया, क्या कह रहे थे आपको दिखाते हैं। असेंबली में आने पर इनको वेलकम इसलिए करेंगे कि जब ये जा रहे थे तो हमने उस वक्त ही ये कहा था कि ये इनका गैर जमहूरी फैसला है। वापस आने के लिए उनको अपने इस्तीफे वापस लेने पड़ेंगे, असेंबली में आके बैठना पड़ेगा, स्पीकर को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनने के लिए दरखास्त देनी पड़ेगी। तो बाकी जब असेंबली की मुद्दत खत्म होगी 16 अगस्त 2023 को, तो बिल्कुल वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे कंसल्टेशन का हिस्सा होंगे और केयर टेकर सेटअप का जो है वो पैसा हो जाएगा। तो अज़मा बुखारी साहिबा, कल तक तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर वो आते हैं वापस कौमी असम्बली के अंदर तो हम तो इनका खैर मकदम करेंगे, तो आज यकदम ये फैसला कैसे हो गया? नहीं, हम बिल्कुल अभी भी खैर मकदम करेंगे मुनीज़े। जो लोग मेंबर्स हैं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, जिन्होंने पब्लिकली जो है वो अपने इस्तीफे मंजूर होने की दुहाइयां नहीं दी हुई हैं, जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर खामोश रहे हैं, उनके पास अभी भी ऑप्शन मौजूद है। वो जो है वो आकर जो है वो अपोजिशन में बैठ सकते हैं। गुजारिश ये है कि ये जो 35 अफराद हैं, इनको जरा इनकी लिस्ट अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो लोग हैं जो फ्रंट रोज पे होते हैं, जिन्होंने उस दिन भी जो है वो बहुत पब्लिकली भी वो इसका हमने इस्तीफे दे दिए। एक तो प्रॉब्लम ये है कि पहले इस्तीफे देते हैं, फिर बिलते हैं हमारे इस्तीफे मंजूर ना करो, फिर अदालतों में जाते हैं हमारे इस्तीफे मंजूर ना कराएं, हमारे इलेक्शन रोक दिए जाएं, और जब इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए तो फिर एक अजीब और मुसीबत डाल देते हैं, इस्तीफे क्यों मंजूर किए। अब ये तमाम वो लोग हैं जिनकी एक पोजीशन मौजूद है सोसाइटी के अंदर भी, पब्लिकली भी, कि जी हमारे इस्तीफे हमने दे दिए हैं, वो मंजूर कर लिए जाए। आपको याद है स्पीकर साहब ने जो है इन्होंने 2 दफा नेशनल असेंबली में जाने का प्रोग्राम बनाया जी, और कहा कि हम नेशनल असेंबली में जाकर स्पीकर साहब के सामने जो है वो इस्तीफे अपने जो है वो मंजूर कराने के लिए कहेंगे। वो नहीं हो सका। फिर एक छोटा सा वफद जो है वो गया, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक आखिरी टाइम पर जो है वो भी साइड पे हो गए, वो भी नहीं गए। और इन्होंने जो है वो स्पीकर साहब से बात की। स्पीकर साहब ने कहा कि ऐसे नहीं होता, और देखिए रूल्स बड़े क्लियर है इस हवाले से। जी, जो स्पीकर नेशनल असेंबली है उसकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कानून में बड़ी क्लियरली लिखी गई है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम हैरान हैं। जी, जिस के ऊपर स्पीकर सेटिस्फाइड है कि उसने अपनी मर्जी से, अपनी विल से इस्तीफा दिया है और वो उसको एंडोर्स करता है, वो जाहिर है उनको वो डीनोटिफाई करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन अंदलीप अब्बास साहिबा हमारे साथ बैठी हुई हैं और वो डीनोटिफाई नहीं हुई, तो अब उनको जी मैं अगर आपको सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े, अगर मैं जुमला कंप्लीट कर लूं। और इनमें से कई मेंबरान ऐसे हैं जो पब्लिकली कभी सामने नहीं आए और ना उन्होंने कभी आके कहा कि जी हमारा इस्तीफा मंजूर किया जाए। और आखिर 2 दफा जो स्पीकर साहब के पास जाकर इस्तीफे मंजूर कराने की कोशिश है वो पूरी क्यों नहीं हुई, जाहिर है इसका जवाब इनको खुद देना है। तो जो लोग पब्लिकली जिस स्टांस पे मौजूद थे उस पे स्पीकर साहब की सेटिस्फेक्शन हो गई और उन्होंने जो है वो इस्तीफे मंजूर कर लिए, तो ये एक प्रोसेस का हिस्सा है। अंदलीप अब्बास साहिबा, अब क्या आप लोगों का अगला लाएअमल होगा? इन्होंने तो 35 लोगों का जो है इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया आपके MNAs का, तो जो बाकी रह गए हैं उनका क्या लाएअमल होगा? आप म्यूट पे हैं मेरा ख्याल है। आई थिंक अंदलीप साहिबा आप म्यूट पे हैं। जी जी जी, आपकी आवाज फिर चली गई है। शुक्रिया मुनीज़े। जी 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 जी, अब ठीक आ रही थी। जी जी, शुक्रिया मुनीज़े। मैं तो ये कहूँगी कि हमने एक जुमला बोला और हमारी स्ट्रेटजी कामयाब हो गई। जो इतनी देर से हम कह रहे थे कि जी हमारे इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे, अच्छा। वो हमारे जुमले से काम पे टांग के उन्होंने वो भी मान ली। और इंशाल्लाह आप देखना कि हमारी जो आगे आगे आएगा ये बाकी इस्तीफे भी मान लेंगे, क्योंकि ये तो अपना मजाक उड़वा रहे ना। बाहर जाके किसी बंदे से आप पूछ लें कि ये क्या राग अलाप रहे थे। मगर ये कह रहे हैं कि अगर आप स्पीकर साहब के पास जाएं और तस्दीक कर दें तो वो आपका भी इस्तीफा मंजूर कर लेंगे, वो ये कह रहे हैं। जी, मेरा ख्याल है अंदलीप अब्बास साहिबा की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है।
तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से उनसे राब्ता हो जाए। मगर कामरान मुर्तज़ा साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर उन्होंने एक बात ऐसी की जिसके ऊपर सबको बड़ी हैरानगी हुई कि ये कैसे हो सकता है कि पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब इलेक्शन ना हो, चूँकि असम्बलियाँ वहाँ पर तहलील हो गई हैं या कर दी जाएंगी। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको दिखा देते हैं। तो क्या समझते हैं आप, इंतखाबात अभी इस जो 2 सूबों के होंगे वो नहीं होंगे 2 सूबों के नहीं होंगे। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, आप तो कानूनदान हैं और लाला लतीफ़ अफरीदी जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया है, उन्होंने भी ये कहा हमारे शो के ऊपर, बल्कि वो आए और उन्होंने कहा कि जी 90 दिन से एक दिन भी आप ऊपर नहीं जा सकते, केयर टेकर सेटअप आएगा, उसके बाद पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होंगे। तो मौलाना साहब क्यों कह रहे हैं और हंस रहे हैं कि जी नहीं हो सकते, इन दोनों होंगे ही नहीं, इन दोनों सूबों के अंदर इलेक्शंस? पहले तो ताज़ियत अपना लाला के लिए आपके तवस्सुत से भी और आपके टेलीविज़न के तवस्सुत से बिल्कुल, भी एक अफसोसनाक वाक़या। मौलाना साहब एक तरह से इमरान खान साहब को शायद टीज़ करने के लिए भी कह रहे होंगे कि वो उनका ख्याल ये है एक तरफ के वो असम्बलियाँ तोड़ते जाएंगी और इलेक्शन होता जाएगा। तो मौलाना साहब जो है ना उनके साथ जो है ना वो एक हंसी मजाक वाली शायद बात कर रहे होंगे। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इसमें इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को शायद बाईपास करना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि कहीं पे बाईपास किया गया तो फिर मामला कोर्ट में चले जाएंगे और फिर अगर कोर्ट में गए तो सुर्खी होने का ख़दशा है। इसमें यकीनन जो है ना वो मामला को इस तरह लेके चलना चाहिए। हम एक बड़ी पार्टी हैं और मौलाना साहब इस हवाले से कॉन्शियस हैं, वो लेके इस तरह से चलेंगे कि कहीं पे भी दस्तूर की कोई वायलेशन इंशाल्लाह नहीं होगी, उसमें रस्ट शो। वो बाकी जो है ना वो एक दूसरे को तंग करने के लिए बाज़ औक़ात जो है ना इस तरह के चुटकुले छोड़े जाते हैं। अच्छा, चुटकुला था, सीरियस नहीं थे मौलाना साहब, ठीक है, लाइट मूड में थे, मगर देखिए ठीक है। अच्छा, मगर कामरान साहब ये बताइए कि आम इंतखाबात की तरफ अब क्या PDM को जाना चाहिए, चूँकि इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप लोग इलेक्शंस कैसे कराएंगे? 400 से ज़्यादा सीटों के ऊपर मिनी जनरल इलेक्शन हो जाएगा ये तो। देखिए, एक बुरहान तो यकीन पैदा हो गया। एडवाइस मेरा ख्याल है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की भी आ गई है, मुझे किसी ने शेयर की है, अगर वो जानवन है, क्योंकि आजकल तो वो अपना फोटोशॉप भी हो जाती है। आ गई है जी, आ गई है। तो मुझे जो किसी ने भिजवा आ गई है जी, तो वो आ गई है। 2 असम्बलियाँ तो चली गई और उसके बाद मुझे जो है ना वो आज स्पीकर के जो इन्होंने इस्तीफे एक्सेप्ट किए हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आई है। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, ठीक है, हमारी तमाम तर जो है ना वो जो हमदर्दियाँ होती हैं या हमारी एफिलिएशन है वो अपनी पार्टी के साथ या उसके बाद पार्टी अगर किसी इत्तेहाद में है उसके साथ, मगर स्पीकर का एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, मगर स्पीकर का जो स्टांस था तो वो अपने स्टांस से जो है ना वो इसको डिफेंड मेरा ख्याल है करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और अचानक जो है ना वो बैठे बैठाए, ये पोजीशन तो पहले भी थी, ये तो पहले भी ये लोग कह रहे थे, तो मतलब स्पीकर का ऑफिस बहुत इज़्ज़त वाला ऑफिस है। उसमें अचानक जो है ना वो इस किसी चीज़ का मुकाबला करने के लिए स्पीकर के ऑफिस जो है वो इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए मेरे अपने ख्याल में। तो आपका ये कहना है कि जो स्पीकर ने यकदम ये जो 35 लोगों का इस्तीफा मंजूर किया है, इनको नहीं करना चाहिए था? मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर भी हंसी मजाक जो है ना वो इमरान खान साहब का मजाक उड़ाने की कोशिश हो रही है, मगर साथ हम भी मजाक का इसमें शायद निशाना बन रहे हैं और स्पीकर को इस हवाले से शायद उनके ऊपर भी तनकीद होगी। तो इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए था। पता नहीं स्पीकर साहब ने जो है वो इससे पहले जो है असम्बली में कम से कम पार्लिमानी लीडर्स को बुलवाते, उनसे मशवरा करते। मुझे आई डाउट आपके लिए भी शौक था, JUIFA के लिए भी शौक था कि जी जो 35 लोगों का इन्होंने इस्तीफा मंजूर किया स्पीकर ने, तो JUIFA के लिए भी शौक था कि जी इन्होंने इस्तीफा मंजूर कर दिया। आपको कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि जी इस्तीफा मंजूर होंगे ये 35 लोगों के? मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब को एतमाद में लिया गया है या जो हमारी पार्लिमानी लीडर हैं यहाँ पे कौमी असम्बली में उनको एतमाद में लिया गया है या हमारी जमात के जनरल सेक्रेटरी को एतमाद में लिया गया है। कम अज़ कम मेरे लिए शॉकिंग था और मुझे इस वक्त जो है ना इस मामले को डिफेंड करने में मुश्किल हो रही है। मैं हमेशा डिफेंड करता हूँ इस इत्तेहाद को, अपनी जमात को,
या इवन स्पीकर साहब की या यहाँ से भी जो चीज़ें आती हैं, मगर इस मामले में मुझे भी जो है डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। जो इसमें माजी में हमारा स्टांस रहा है या स्पीकर साहब का रहा है, उसमें थोड़ी सी ये तकलीफ दे बात है। तो इस मामले को जो है वो इस पे पार्लिमानी पार्टी जो है ना वो बैठना चाहिए उनको और इस सारी चीज़ों पे गौर करना चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं अज़मा साहिबा से पूछूं, चूँकि कामरान साहब कह रहे हैं कि जी मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता जो आज स्पीकर साहब ने किया है। अंदलीब साहिबा, अगर आपको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है तो आपसे पूछ लेती हूँ कि जिस तरह अहमद बिलाल साहब ने कहा कि जी इतने बड़े पैमाने के ऊपर इलेक्शन करना, और आज आपने देखा कि किस तरह स्टॉक मार्केट जो है उसके ऊपर बराह रास्त असर पड़ा है, स्टॉक मार्केट गिरी है बड़ी तेज़ी से चूँकि पॉलिटिकल अनसर्टनिटी हुई है, तो इतने पैसे 15 से 20 बिलियन की वो बात कर रहे हैं लगेंगे। आपको नहीं लगता था कि मुल्क के मुफाद में यही होता कि कम अज़ कम असेंबलीज़ को मुद्दत अपनी पूरी कर देनी चाहिए थी? मुनीज़, आपको मेरी आवाज आ रही? साफ आ रही है। अच्छा जी, तो आप पहले तो मिफ्ता इस्माइल को पूछें कि उन्होंने क्या कहा है इसहाक डार के बारे में, और इसहाक डार को पूछें कि क्या कहा है। वो दोनों कह रहे हैं कि इन्होंने मिल के बेड़ा गर्क कर दिया है, और मिफ्ता इस्माइल आर्टिकल पे आर्टिकल लिख रहे हैं कि आगे भी ये जाके होगा और इससे बुरा होगा। तो आप सोचें कि इन दोनों ने मिल के जो किया, और अब दोनों खुद कह रहे हैं, और हमारे सारे फिगर्स जो मिफ्ता इस्माइल ने पेश की पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में, अब वो सब मान गए हैं कि जो 6% से 1% पे आ गई ग्रोथ। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स जो थी वो 3.2 बिलियन से 2 बिलियन पे आ गई, आपकी आमदनी कम हो गई, आपके रिजर्व 16 बिलियन से 4.3 बिलियन लास्ट वीक। मगर कता कलामी माफ अंदलीब साहिबा, जून में बजट आना है, वो कौन पेश करेगा अगर इलेक्शंस हो गए तो? जी, यही तो सबसे बड़ी बात है कि ये 9 महीने खींच के अब एक दूसरे को कह रहे हैं। अब 30 साल बाद साद रफीक साहब टीवी पे आके कह रहे हैं कि ये चेचक ज़दा जमहूरियत जिसमें मुर्सी सियासत है पाकिस्तान को बढ़ने नहीं देगी। तो भाई तुम लोग 30 साल से क्यों बैठे थे पाकिस्तान को चेचक ज़दा करने? और अगर मुर्सी सियासत थी और मरियम नवाज और अब उसको जुनैद सफदर और उन सब पे तुम्हें एतराज है, तो अब क्यों एतराज हुआ है जब मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है? जब सारी जिसको कहते हैं फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज सब कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट के करीब आ गया है। जब आतिफ मीना से लेके सारे कह रहे हैं कि टेक्निकली डिफॉल्ट कर गए हैं। और क्यों कर गए हैं कि जी डार साहब, और ये आपको पता है मिफ्ता इस्माइल ने आपके चैनल पे और बाकी चैनल्स पे कहा, उन्होंने कहा जी डार साहब जो हैं वो उनके बेटी के ससुर हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। देखिए अंदलीब साहिबा, मुझे यहाँ पे एक वक्फा शामिल करने दीजिए, मगर जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है उसका बहुत बुरा असर जो है वो मार्केट के ऊपर पड़ा है। और अज़मा बुखारी साहिबा से भी पूछेंगे कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब अभी कह रहे हैं कि जी मैं स्पीकर का जो इक़दाम है कि यकदम उन्होंने 35 लोगों को उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया है, उनको डी नोटिफाई कर लिया, जबकि पहले उनका ये बयान था कि जी वो मेरे सामने पेश हुए, अपनी रेजिग्नेशन की तस्दीक कराएं और फिर मैं इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करूँगा। मैं इसको इक़दाम को जो यकदम किया है मैं डिफेंड नहीं कर सकता। इसके ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा क्या कहेंगी? वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अज़मा बुखारी साहिबा, ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि देखिए आपको कम अज़ कम मुशावरत तो करनी चाहिए थी अपने जितने भी इत्तेहादी हैं, इससे पहले कि आप ये इन 35 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लेते और उनको डी नोटिफाई कर लेते। वो कहते हैं कि मैं कम अज़ कम जो स्पीकर का इक़दाम है उसको डिफेंड नहीं कर सकता। तो इस पर आप क्या आपने मुशावरत नहीं की इनसे? इसका जवाब मैं देती हूँ मुनीज़ा, लेकिन पहले अंदलीब साहिबा की एक दो बातों की मुझे जरूर बात करनी है जी। अंदलीब साहिबा ने सारी बातें जो है मिफ्ता ये कह रहे हैं, मिफ्ता वो कर रहे हैं, प्यारी बहन अपनी पार्टी की तरफ तवज्जो देना। शौकत तरीन जो आपके आखिरी पोस्टर वो आए थे, जिनसे पहले 4 आप बदल चुकी थी वज़ीर खजाना, उन्होंने आते ही इमरान खान समेत आपकी पूरी टीम को, मुआशी टीम को चार्जशीट कैसे किया था ये मुझे याद कराने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। मिफ्ता के कॉलम आपको और बातें बड़ी याद आ रही है, फैसल वाडा याद नहीं आता आपको, जो है वो मेजर वो खुरम रोखड़ी वो याद नहीं आता। आपकी भी लंबी लाइन है कि जिनकी बातें आप अपनी पार्टी की बातें याद रखा करें, हमारे बारे में इतना परेशान हो के अपनी जो है वो छोटी सी जान को ज्यादा दुख ना दिया करें। आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। ये बात दुरुस्त है आपकी मुनीज़े के ये मैं जरूर मेरे इतलात के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब हर एक बात पर ऑन बोर्ड होते हैं
और उनसे हर चीज का मशवरा करके कोई स्टेप उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कमी है इमरान खान की तरह की स्ट्रेटेजी की। वो जो किया करता था कि जो है वो पाकिस्तान की मौशी हालत जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो रहा था। वो डॉलर की कीमत उनको बेगम साहब बताया करती थी, जो है वो उनको कुत्ते की आंखों में आंसू नजर आ जाते थे, लेकिन उनको जो है वो आम आदमी के हालात जो है, जब कोई कैमरे वाला उसके पास आता था तो उनको गुस्सा आता था, क्यों कैमरे वाले जाके आम आदमी का हाल पूछते हैं। और आज वो मुइशत पे हमें पूछते हैं। मजे की बात यह कि आज वो मौशी सवालात हमसे पूछते हैं। तो वो उनको इसकी फिक्र नहीं होती थी। वो हर वक्त जो लोग उनको तर्जमानी कर रहे होते थे ना, वो उनके इर्द गिर्द बैठे रहते थे। मगर ये जो 35 लोगों को आपने डी नोटिफाई किया है, इसके अंदर जिस तरह के कामरान साहब कह रहे हैं वो भी हैरान हैं, तो इसका क्या फायदा होगा आपको? इसका फायदा क्या होगा? मैं भी हूँ, ये किसी लीडरशिप के लेवल के ऊपर ये फैसला हुआ है जो हम तक कोई प्रॉपरली कन्वे अभी तक तो नहीं हुआ। हमने भी वही देखा है जो मीडिया के थ्रू हमें पता चला है। और लेकिन ये है कि यकीनन तमाम लीडरशिप इसके ऊपर ऑन बोर्ड थी और उन्होंने किसी कंसल्टेशन के बाद ही ये जो है ज़ाहिर कदम उठाया होगा। अच्छा, आपने कंसल्टेशन की बात की तो अंदलीप अब्बास साहिबा, मैं पहले आपको दिखाना चाहती हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा है। और वो कह रहे हैं कि जी मुशावरत हो रही है। अब वो कहाँ हो रही है वो भी वो बता रहे हैं, वो आपको दिखाती हूँ। देखिए, इलेक्शन जनरली होगा, इसलिए कि कुछ चीज़ें अभी पसे पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पे हैं और आपको जल्द पता चल जाएगा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों की डिमांड है और इनको समझ नहीं आ रही बेवकूफ़ों को कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है। हमारा जो मुल्क है ना, खुदा न खास्ता कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो जाए श्रीलंका वाली, तो उसको बचाने के लिए सारे तमाम हल्के सर जोड़कर बैठे हैं और वो यही फैसला कर रहे हैं आजकल। तो इंशाल्लाह ताला इनको जल्दी इलेक्शन कराना पड़ेगा और विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अंदलीप अब्बास साहिबा, ये जो परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि पसे पर्दा जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इनसे तो आप बात करना पसंद नहीं करते, तो फिर किससे पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये तो परवेज़ इलाही साहब को आप बुला के पूछे, क्योंकि मैं तो अपनी क्या नाम है अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल हमारा यही है कि श्रीलंका वाली जो बात की उन्होंने बिल्कुल ठीक है। आप मेरा ख्याल है कि हम अब श्रीलंका से आगे जा चुके हैं और अल्लाह माफ़ी दे जिस तरह से इन्होंने अय्याशियाँ की हैं। 77 की कैबिनेट लगाई, लोगों को कहा कि जहर खाने को तुम्हारे पैसे नहीं है। वो सद्दक मलिक ने आके टीवी पे कहा और 77 की कैबिनेट लगाई, 22 के पास उदय ही नहीं है। अंदलीप साहिबा, मगर देखिए IMF के पास तो आप भी नहीं गए थे ना, आपने भी तो काफ़ी देर की थी। फिर आपने इन दी एंड जो है बिजली की कीमतें आपने गिराई, जिसके और वो कंडीशन थी IMF की कि अगर आप बिजली की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें गिराएंगे तो हम आपको अगला लोन नहीं देंगे। सो देखिए, ये आप दोनों ने किया है, लेट्स बी फेयर, आप दोनों ने किया। अगर इस बहस से आगे निकलें, अब आगे क्या करना है? क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल हो गई है, ये पहले कभी नहीं हुई, अनप्रेसिडेंटेड है। अब आपने जी, अब आगे क्या होना है? जी, आप अगर मुझे थोड़ा मौका जी जी, मैं सवाल करने की तो इजाजत दें ना फिर। जी, एडमायर कर रही थी कि आपने उन दोनों को कितने तहम्मुल से सुना है। नहीं, आपको मैंने 2 दफ़ा बल्कि कहा, जब आपकी लाइन जो है ख़राब हुई, मैंने 2 दफ़ा आपको मौका दिया। तो सबसे पहली बात तो ये मैं वही कहती हूँ कि ये जो फिगर्स मैं कोट कर रही थी, ये मैं कोट नहीं कर रही, ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्विस जो मिफ्ता इस्माइल ने इशू किया है, ये उसमें है कि 2022 में मार्च 30 को हम क्या छोड़ के गए फिगर्स वाइज और क्या इस वक्त है। तो वो क्या कहते हैं ना कि इसीलिए आपको पता चला, हमने कहा था, आपको पता है ना कि डार साहब तीसरी दफा जब आए हैं, पहले जब वो आए थे उनका रिकॉर्ड है, वो आके बेड़ा गर्क करते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने 97 में वो जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज किए थे, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया था और उसके बाद पिछली दफा जब आए इन्होंने डॉलर पेग कर दिया था। जी, इकॉनमी के बारे में लोग जानते हैं, लोग अब तशवीश है जी। आपके जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर एक रेड लाइन लग गई है, मगर उसके बाद हमने क्या देखा कि पंजाब असेंबली में पूरे नंबर आपके हो गए, 186 नंबर। तो आपको अब कोई कॉन्फिडेंस उससे आया है? आपको लगता है कि इस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, क्योंकि आप अपने नंबर तो पूरे कर गए ना जी पंजाब असेंबली में। देखिए, 2 बातें, एक तो हमने बिल्कुल कहा एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। जो कुछ कराची में हुआ और जिस तरह से कट एंड पेस्ट की गई MQM को,
सबको पता है। उसके बाद बाप जो है वो जम की जा रही है पीपल्स पार्टी में बलूचिस्तान में, और JUIF के साथ जो माशाल्लाह उनको तकवीयत मिल रही है KP में, तो ये कहीं से वो नहीं है। जहां तक नंबर्स का ताल्लुक है तो वो आप जरूर दो चीजों को दाद दें, एक तो कि हमारी स्ट्रेटजी कि इनको आखिर तक पता नहीं चली, और दूसरी माशाल्लाह इनकी लीडरशिप भाग चुकी है मैदान से, वैसे ही खाली है। आपको पता है नवाज शरीफ बाहर, मरियम बाहर, हमजा बाहर, सारे बाहर हैं, तो इन्होंने मैदान खुला छोड़ा हुआ था। ये सिमों के पीछे भागते रहे, जियो फेंसिंग करते रहे। सिमें हमारी अमेरिका में थी, बंदे हमारे यहीं थे। अच्छा, तो आपने इनको फिर जिसे कहते हैं ना डीकॉय, आपने इनको कर दिया। मगर कामरान मुर्तज़ा साहब, जो परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पस्से पर्दा हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये अच्छी बात है कि पॉलिटिशियंस को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, मगर ये पस्से पर्दा मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं, ये बहुत अहम सवाल है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं पसे पर्दा मुज़ाकरात पे बिलीव नहीं करता। मैं हर उस बात पे बिलीव करता हूँ जिसके रास्ते दस्तूर की तरफ जाते हैं, जिसके रास्ते कानून की तरफ जाते हैं। मैं उन लोगों पे भी यकीन नहीं रखता जो इस तरह के मुज़ाकरात करवाते हैं या वो इस तरह के खेलते हैं। जो कुछ करना है ये इस वक्त भी जो है ना, कोई सियासतदानों को ख़ुद जो है ये अकल का मुजाहरा करना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए, बजाय कि वो बात चौधरी साहब की जो है ना जिस तरह से वो कह रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता इस तरह से बात थी तो ये जगनसाई की बात होगी, ये कोई इज़्ज़त की बात नहीं होगी। अब भी वक्त है कि आपस में बैठा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 90 डेज़ में इलेक्शन करवाए जाएं। उसको अब भी शायद जो है ना वो किसी न किसी तरीके से कोई मैकेनिज़्म उसका वो कर सकते हैं। आप उसको 90 दिन पे भी ना ले जाइए, आप उसको 8-9 महीने तक भी ना ले जाइए, आप विन विन सिचुएशन पे नहीं। मगर जब आपने कहा कि 90 दिन के अंदर ज़रूरी नहीं कि इलेक्शंस हो, तो ये कौन से कानून के तहत होगा? वो मामले में फिर कोर्ट की इंटरवेंशन आएगी। अच्छा। आप कोई ना कोई उसको चैलेंज करेगा और फिर किसी सेटलमेंट के नतीजे में ये मामले को सेटल किया जा सकता है। वो बाकी कोर्ट मुदाखलत कर सकती है, क्योंकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जी 90 दिन से आप ऊपर नहीं जा सकते। और लतीफ़ अफरीदी साहब जो हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि 90 दिन से एक दिन आप ऊपर नहीं जा सकते, कोर्ट जो मर्जी कर ले। फर्ज कर लीजिए कि पंजाब असम्बली के उसमें या सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में आप अपने आर्गूमेंट्स तो डेवलप कर सकते हैं ना, कि उसमें कहीं पे जो है ना वो दुरुस्त तौर पर उसकी रेजोल्यूशन नहीं हुई। जैसे पंजाब असम्बली वाला मामला है, उसकी डेटें जो है ना ओवर राइटिंग है, फवाद साहब के हाथ से लिखी हुई हैं। कहीं ना कहीं पे जो है ना इमरान खान साहब के इन्फ्लुएंस में, मतलब कहीं ना कहीं पे आप उस मामले को वो कर सकते हैं। और जब कोई इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो तो फिर उसमें कंसेंट के साथ शायद इस टाइम को लार्ज किया जा सके इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। मगर इसमें जो है ना वो अगर पॉलिटिशियन ने बैठना है तो खुद बैठना है, किसी की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने इंटरवीन करने दिया तो फिर जो है ना आप अपने आप को अंडरमाइन करते रहे हैं और मजीद करेंगे। अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि अगर पॉलिटिशियंस चाहते हैं तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मामला हल हो सकते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा से ब्रेक के बाद पूछेंगे कि क्या PMLN पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ बैठने के लिए तैयार है, और ख़ुद भी वो एक वकीलों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, मसाइल को समझती हैं। तो उनसे भी पूछेंगे कि पंजाब के अंदर क्या हुआ और कैसे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इतना बड़ा जो है ब्लंडर अपनी पार्टी के लिए कर लिया। ये पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अज़मा बुखारी साहिबा, ब्रेक से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि अगर सियासतदान आपस में मामला तय कर लें तो फिर जो है इलेक्शंस जो हैं उनके हवाले से भी बातचीत हो सकती है और मामलात अदालत में नहीं जाएंगे। आप ख़ुद एक वकील हैं, आप क्या समझती हैं कि ये बेहतर नहीं है कि सियासतदान जो हैं वो मामलात अपने खुद तय करें बजाय कि बार बार अदालतों में जाएं? फिर माजरत के साथ मुनीज़, में पहले अंदलीब की 2-3 बातों को रिस्पॉन्ड करूंगी, फिर आपके जवाब की तरफ आती हूँ। पहली तो बात यह है कि मोहतरमा जो है, जिनको आज पाकिस्तान की मईशत की बहुत फिक्र हो रही है, ये जो है ये बिजली की कीमत बढ़ाना, पेट्रोल की कीमत बढ़ा के उससे महंगाई होना, ये शौकत तरीन साहब जो है वहां पर लिख के दे के आए थे, हम नहीं गए थे। और उन्होंने आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा उन्होंने 50 रुपए जो है वो लेवी लेके जानी है, और जो यूनिट की कीमत है वो 30 रुपए तक लेके जानी है, वो आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। और दूसरा, जिन्होंने इवन सैलाब ज़दगान को पैसे देने से दुनिया को रोका, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर पहले भी
जो है वो हवाला हुंडी के जरिए पैसे भेजो, इन्होंने बाहर से जो रेमिटेंसेस आती हैं उसको रोकने की भरपूर कोशिश की। ये है वो मुहिब्बे वतन। और आज इनको मुल्क का जो है वो दर्द क्या सता रहा है, ड्रामाबाजी हो रही है और इनकी ख्वाहिश ये है कि बस मुल्क किसी तरह डिफॉल्ट कर जाए। मगर इनसे बात हो सकती है कि नहीं? कोशिश कर रहे हैं, होने नहीं देंगे। और इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम जो है अदायगियां नहीं कर सकेंगे। इन मौसूफा को ये पूछिए कि इनको अपनी सिलेक्टेड मेमोरी क्यों है इनके पास, इनको इन्होंने कितना कर्जा लिया है, पाकिस्तान की तारीख का इनको पता है। ये क्या इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं कि दोनों ने अच्छा नहीं किया, दोनों ने, ना पीटीआई ना PMLN ने। मगर ये फिर कोई नहीं होती है, नहीं मुनीज़ भी ये कोई नहीं होती। ये मगरमच्छ के आंसू यहाँ बैठ के ना बहाए। ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की मिजरीज के पीछे जो है वो किसका हाथ है। अय्याशियों की बात कर रही है। और भाई आपके लीडर ने तो जो है कौन सी अय्याशी छोड़ी है? आपके लीडर तो तोहफे बेच के खा गया है, इससे बड़ी जो है वो अय्याशी क्या होगी? अच्छा, आपका लीडर तो इतना छोटा आदमी निकला। अज़मा साहिबा देखिए, ये बात हम सुन रहे हैं उनके कि आप बहुत बुरे हैं, आप कह रहे हैं वो बहुत बुरे हैं, दोनों की बातें मान लेते हैं। बात सिर्फ ये है कि ये भी आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि आप पंजाब असेंबली की बड़ी अहम रुकन हैं, आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं अपनी पार्टी को। जब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे जी हमारे पास 186 वोट्स जो हैं इनके पास नहीं है, मैं आपको कह सकता हूँ कि नहीं है, इनके कुछ लोग जो हैं वो बैरून मुल्क गए हुए हैं, हमें ये भी पता है कौन से जहाज़ से गए, उनके टिकट भी हमारे पास मौसूल है, तो फिर क्या हुआ पंजाब असेंबली के अंदर? कैसे इन्होंने अपने नंबर पूरे कर लिए? मैं फिर एक लाइन कंप्लीट करके आपके जवाब की तरफ आऊंगी कि अभी सेनेट के अंदर जो है कल परसों इमरान खान की जो उसने चिंची बनाया हुआ था ना, पाकिस्तान के जो हेलीकॉप्टर सर्विस जिसमें उसने साइकिल पे आना करना था, उसकी पूरी डिटेल जो है वो सामने आई है। पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी वजीर आजम ने इतनी अय्याशी नहीं की हेलीकॉप्टर के ऊपर जो उसने की है। अब आपके सवाल की तरफ आ जाती हूँ। बात इतनी सिंपल नहीं है पंजाब असेंबली के मामला की, जहां तक बात है मुनीज़, के कहाँ इनके लोग जो है वो अनरीचेबल थे, इनको मिल नहीं रहे थे, अचानक से वो ढूंढ के दिए गए और ढूंढ के देने के बाद उन्हें कहा गया कि इमरान खान से आप बात करें और अपना फोन उठाए इमरान खान से बात करें। तो ये सब क्या हो रहा था, ये कैसे हो रहा था? मैं जाती तौर पर मैं इसके अंदर बहुत कुछ अंडर द लाइंस देखती हूँ और मुझे नहीं पता मेरी पार्टी जो है वो इस हवाले से क्या कहेगी, उसका स्टांस क्या होगा, लेकिन जो मैं फील करती हूँ मैंने उसका इजहार किया और मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि लोगों को बाकायदा जो है फोर्स किया गया कि वो इमरान खान से बात करें और उनको जो है वो पंजाब असेंबली में प्रोड्यूस कराया गया। ठीक है। अच्छा। अब मेरा ख्याल है यहाँ तक छोड़ देती हूँ क्योंकि उसके बाद मसाइल हो जाते हैं पर पार्टी के लिए भी होंगे। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपने बैठ के बात करने की बात की, हमने तो हमेशा कहा आए बैठ के बात करते हैं। इमरान खान जो है वो शख्स है जो कहता है या एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा या अदलिया से बात करूंगा। अब ये देखिए ना, हर रोज तकरीर उनकी उठा के इनसे पूछ लेते हैं क्योंकि वक्त की किल्लत है। अज़मा साहिबा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अंदलीब से भी जवाब ले लूं। अंदलीब साहिबा, अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर इसका जवाब दे दीजिए कि क्या ये मुमकिन है कि सियासतदानों से बैठ के सियासी मामलात को देख लें या कि अदालत या इस्टेब्लिशमेंट ही ब्रोकर बनेंगे? अंदलीब साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। आई थिंक आप। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, मैं तो ये समझती नहीं थी कि हालात ये हो जाएंगे कि अस्मा बैठ के कहेगी कि राना सनाउल्लाह झूठ बोलता है, लेकिन आजकल ख्वाजा साद रफीक भी बोल रहे हैं और मलिक अहमद खान साहब भी बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल इनकी पार्टी में अब फूट पड़ गई है क्योंकि राना सनाउल्लाह ने आके हर जगह कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल। मगर क्या आप लोग, अच्छा ब्रेकिंग न्यूज आ गई है इसलिए शायद हमें क्लोजिंग करनी पड़े। मैं चाह रही थी कि आपका जवाब आ जाए। हाँ जी, अब बात ये है कि बिल्कुल, तो हम तो चाह रहे थे कि जी हम असेंबली में आके एक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करें और इनके जरा आज से ही देख लें कि दोनों को पता ही नहीं है कि 35 उन्होंने हमारे खुद ही इस्तीफे दिलवा दिए जो हम बहुत देर से कह रहे थे। तो इंशाल्लाह आप देखना, हम 2-4 और स्टेटमेंट्स देंगे, बाकी भी इस्तीफे दे देंगे क्योंकि इनका हाल वो है कि काम पे टांग रही है। वो कहते हैं जी अच्छा ठीक, क्योंकि आई एम सॉरी मेरे पास टाइम की किल्लत है। मैं आखिरी जो सवाल है वो करना चाह रही हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान मुर्तज़ा साहब, इमरान खान साहब कहते हैं रेड लाइन मेरे ऊपर लग गई है। क्या रेड लाइन सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर लगी कि आपको लगता है नून लीग के ऊपर भी लग गई है? नुकसान तो इनका हो रहा है। मेरा मानना पहले भी ये था और मैंने उस्मान साहब की पार्टी के एक बड़ी अहम लीडर, नाम भी बता देता हूँ, शाहिद खान साहब को एक दिन कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट को आपसे ज़्यादा इमरान खान साहब ज़्यादा एक्सेप्टेबल होंगे। इसी पे मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम को
मुकम्मल कर लीजिए। मेरा आज भी मानना यही है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, अंदलीप अब्बास साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, अज़मा बुखारी साहिबा। नाजरीन, अगर सियासतदान मिलजुल के एक दूसरे से बात करके एक सियासी हल ढूंढ लें तो बेहतर होता है। अगर हर बार जाएंगे अदालत के अंदर या गैर सियासी लोगों से जो है मशवरा करके और पसे पर्दा मुज़ाकरात करके आगे बढ़ेंगे तो फिर पसे पर्दा जो उनका हाल होगा वो हमने नून लीग का भी देख लिया है, PTI का भी देख लिया है। और अवाम जो है अगर वो वाकई में मानते हैं कि ताकत का सर चश्मा है तो फिर अवाम की तरफ तो देखना पड़ेगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।